हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गए हो दोस्तों। और आज का जो लेक्चर वीडियो है ये बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे मुझसे, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज 6 स्टैंडर्ड के साइंस का पहला हमारा लेक्चर वीडियो साइंस के लिए 6 स्टैंडर्ड के लिए, जिसका नाम है पहला चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड। जी हाँ दोस्तों, मैं काफी दिनों से कमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा था एंड जब मैं लाइव सेशन करता हूं उसमें भी काफी जो 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है वो कंटिन्यूअसली कमेंट करते हैं कि सर आप 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए वीडियोस डालते हो, लेकिन हमारे लिए भी डाल दो यार। तो यार आप लोग की मुराद जो है ना आज मैं पूरी करने जा रहा हूं। मैथ्स के तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, बहुत पहले स्टार्ट किया था, 1 या 2 चैप्टर ऑलरेडी बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन साइंस का आज हमारा पहला लेक्चर वीडियो है, तो जो भी बच्चा यहाँ पे छोटे स्टैंडर्ड में है तो जरूर देखे, और जो बच्चा बड़े स्टैंडर्ड में है और पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज ऐसे स्टूडेंट जो 6th में होंगे, 7th में होंगे, उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचाओ। और आपको भी देखना होगा तो आप रिवीजन करने के लिए जरूर से देख सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हर जगह बढ़ता है दोस्तों, बस आपको लेने की देरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि अगर आप कोई दूसरे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग के लिए पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमने भर रखा है। साइंस के वीडियो, मैथ्स के वीडियो, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, सिविक्स के, इंग्लिश ग्रामर के, और भी ऐसे बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल के अंदर। तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए और जरूर से देख लेना। साथ ही में हमारा जो सेकंड चैनल है JR टॉक्स, जिसमें हम करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं, वो भी जरूर से चेक कर लेना। और इसके अलावा हमने एक और न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है JR व्लॉग्स। ठीक है ना, व्लॉगिंग हमने शुरुआत की है जल्दी, तो वो चीज भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, और आप चैट करना चाहते हो मुझसे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस। यानी कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि यार एयर, वाटर और लैंड यानी सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तीनों एक्चुअली क्या होते हैं और किस प्रकार से हमारा नेचुरल रिसोर्सेज इनके हिसाब से चलता है। और आज जो ये लेक्चर वीडियो मैं ऐसा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 करके नहीं पढ़ा रहा हूं। आज के इस लेक्चर में आपको पूरा 1 शॉट वीडियो मिलने वाला है, यानी कि 6 स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आज एक ही वीडियो के अंदर मैं खत्म करूंगा। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन आपको देखना है ताकि मैं आपका जो सिलेबस है फटाफट से कंप्लीट कर सकूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इसको देखोगे। तो सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी चीज हमें नेचर से मिलती है। जैसे कि आप अगर सोचोगे कि हमारा जो पृथ्वी है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, हमारा अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, नेचुरल तरीके से हुआ था। बिग बैंग थ्योरी हुई थी जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स फॉर्म किए थे और एक सोलर सिस्टम फॉर्म हो गया था, जिसमें सन के आसपास हमारे अर्थ एंड बाकी के जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जब वो रिवॉल्यूशन करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा डे होता है, नाइट होता है, और एक साल में वो एक बार चक्कर काटते हैं। ये सब चीज ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो हमारा अर्थ था, ठीक है ना, अर्थ जो था वो एक आग का गोला था। जब वो फॉर्म हुआ था तो एक आग का गोला था, उसमें हर जगह लावा एंड ज्वालामुखी ये सब फटते रहते थे। यानी कि पूरा का पूरा क्या था, लावा से भरा हुआ था, बहुत सारे पॉइजनस हार्मफुल गैसेस से पूरा हमारा अर्थ जो है भरा हुआ था। एक हॉट बलून कैसा रहता है, एक दो आग का गोला, उसी प्रकार हमारा पृथ्वी था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम जब बीतता गया और जब वो रोटेट करता था, एट ए टाइम रिवॉल्व भी करता, तो धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंजेस होते गया। खुद के रोटेशन की वजह से धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगा। और जो लावा वगैरह था वो जब एक्सप्लोड करता था उसमें बहुत सारे जो गैसेस निकलते थे, उसके वजह से भी बहुत सारे चेंजेस होते गए। और धीरे 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 करके हमारा जो अर्थ था वो उसका टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा। बहुत ऐसा भी हुआ कि लाइक रेनिंग इफेक्ट देखा गया बिकॉज ऑफ सम गैसेस, और फॉर्मेशन की वजह से रेनिंग इफेक्ट यानी बारिश का भी माहौल देखा गया पृथ्वी के ऊपर। धीरे धीरे हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो गया, कूल डाउन हो गया। एंड बिकॉज ऑफ द रेनिंग इफेक्ट एंड सम अदर गैसियस सब्सटेंस, उसके वजह से हमारा ओशियंस और जितने भी पानी है हमारे पृथ्वी के ऊपर उसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये जब फॉर्मेशन हुआ तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि उसके ऊपर जीव जंतु आने लगे, यानी ऑर्गेनिजम्स आने लगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर दुनिया में आपको कोई पूछे कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कौन सा आया था तो आप उसको बोलना एल्गी आया था। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गी? हिंदी में उसको काई बोलते हैं। आपको पता है जब हम लोग टेरेस पे या फिर कहीं पे भी जाते हैं जहां पे पानी गिरा रहता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का एकदम चिपचिपा कुछ चीज आ जाता है, और जैसे उसके ऊपर हम लोग पैर रखते हैं तो हम लोग फिसल जाते हैं। तो वो जो चीज होता है ना ग्रीन ग्रीन कलर का, उसको बोलते हैं काई। हिंदी में काई बोलते हैं और इंग्लिश में उसको कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में एल्गी। तो दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी के ऊपर आया, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी के ऊपर आया। फिर एल्गी आया, ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स आने लगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ऐसे करते करते आने लगे। धीरे धीरे करके क्या हो गया, प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जिससे वो एनिमल्स का फॉर्मेशन होने लगा। लेम्यूर्स आ गए, बंदर आ गए। ठीक है ना, बंदर धीरे धीरे करके सीधे होने लगे। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे क्या बन गए, आपके होमोसेपियन बन गए, यानी कि जो मॉडर्न मैन जिसको कहते हैं। और होमोसेपियन से हम लोग मॉडर्न मैन आज के डेट में होमोसेपियन सेपियन हम लोग को बोलते हैं। तो यानी एक इंसान बन गया, और इंसान अपने दिमाग के बदौलत इतना तरक्की पा लिया, इतना आगे बढ़ गया कि आप उसको पढ़ रहे हो।
समझ लो ये तरक्की है ना, आप उसको पढ़ रहे हो बुक के हिसाब से, आप उसको वीडियो देख रहे हो, तो ये इतना दिमाग किसके पास आया, ह्यूमंस के पास आया। तो इस हिसाब से हमारी जो जीवन है वो चलती आ रही थी, और ये जो चीजें इसके अंदर जो देखी गई, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसमें जो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं वो सभी को अगर हम मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो वही ये चैप्टर में पढ़ना है, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, एयर क्या होता है, वाटर क्या होता है, लैंड क्या होता है। लेकिन इसके पहले एक और चीज आपको बता दूं कि जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एक होता है आपके बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा। एक होता है बायोटिक फैक्टर्स एंड एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो ये दोनों क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा सा देखूंगा, फिर डायरेक्टली एयर के ऊपर जाऊंगा, ठीक है ना, हवा क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए सब इसमें आ जाएंगे। जैसे कि क्या हो गया, प्लांट्स हो गया, ठीक है ना, प्लांट्स हो गए, जितने भी टाइप के एनिमल्स होते हैं सब इसके अंदर आ गए, जितने भी टाइप के ये हो गए आपके क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सभी सभी जितने भी चीजें हैं ना दोस्तों, जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर लाइफ है, उसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। और जिसके अंदर लाइफ नहीं है लेकिन फिर भी वो लाइफ को सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि हवा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हवा नहीं रहेगा तो यार ये प्लांट्स और एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएंगे क्या? यार हम लोग जिंदा किसके वजह से, ऑक्सीजन के वजह से। प्लांट्स जिंदा किसके वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से। तो ये सब चीज कहां प्रेजेंट है, हवा में ही तो प्रेजेंट है, यानी एयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है ना, इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। फिर अगर मैं बात करूं कि हमारा अगर वाटर नहीं होता, ठीक है ना, पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, एयर वाटर, पानी नहीं होता, तो अगर पानी नहीं रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद हम मर जाएंगे। यानी कि पानी भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी उतना ही जरूरी है। तो एयर हो गया, वाटर हो गया, और तीसरा चीज होता है लैंड या फिर सॉइल बोल लो, यानी जमीन। तो अगर जमीन ही नहीं होगा तो यार हम जैसे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सब कहां रहेंगे, प्लांट्स कहां ऊपर हवा में उगेंगे क्या, नहीं ना। तो ये सभी चीज जो है, इसीलिए बोला जाता है कि जितना जरूरी बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर लाइफ होता है, उतना ही जरूरी अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं लाइफ को। क्लियर है। अब वही अर्थ के हिसाब से बात करूं तो हमारा जो अर्थ होता है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारा जो अर्थ है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ पे लगभग 71% क्या है दोस्तों, वाटर है, पानी है, ठीक है। और बात किया जाए लैंड की तो इतना बच जाएगा 29%। तो 29% क्या है, लैंड है। और आपको पता है कि हमारे देश में, या फिर हमारे देश भी नहीं बोलूंगा, हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अगर मैं सिर्फ जमीन की बात करूं तो पूरे पृथ्वी का सिर्फ 29% हिस्सा जमीन है, और उसी के ऊपर पूरी की पूरी पॉपुलेशन रहती है पूरे वर्ल्ड में। तो समझ जाओ यार कितना कम जगह पे हम लोग रहते हैं और कितना ज्यादा जगह, यानी कि इसके लगभग देखा जाए तो 3.5 गुना इसका, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय, हाँ लगभग 3 गुना, 3.5 में नहीं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 करूंगा तो लगभग ये वैल्यू आएगा। यानी कि एक आप पूरा पृथ्वी को कंसीडर करो, उससे आधा से ज्यादा हिस्सा पानी से भरा हुआ है, और सिर्फ 29%, सिर्फ छोटा सा हिस्सा लैंड है जिसमें हम जैसे इंसान रहते हैं, और उसमें भी अलग अलग देश बने हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कितना वास्ट सब्जेक्ट है और कितना ज्यादा डीप में ये सब चीज हमें पढ़ना होता है। क्लियर है। और इसी में अगर बात करें, जैसे कि 2 चीज है, पानी हो गया, लैंड हो गया, लेकिन एक और चीज है वो हवा है, लेकिन उसको हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करते, लेकिन हवा भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं वाटर, लैंड और एयर, ये तीनों ही आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज जानकारी के लिए बता दूं आपको कि ये जो वाटर होता है, वाटर को ही बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। लैंड को बोलते हैं दोस्तों लिथोस्फीयर, ठीक है ना। ये सब चीज आपने पहले भी 5th वगैरह में पढ़ा होगा। और एयर जो होता है इसी को बोलते हैं दोस्तों एटमॉस्फियर। तो आपको अगर एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा फास्ट भी जाना पड़ेगा तभी जाके आज के इस वीडियो में खत्म होगा, क्योंकि जैसा मैंने टॉपिक का नाम रख दिया है 1 शॉट वीडियो, यानी कि एक ही लेक्चर में हमको एक ही शॉट में खत्म कर देना है। तो आप बस बने रहो हमारे साथ, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, हम हैं यहाँ पे, आपको बस आराम आराम से देखना है, इसको कोई परेशानी आपको नहीं होगी, और ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो मैं जैसे मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, ध्यान से देखो, कि पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, लैंड को लिथोस्फीयर बोलते हैं, एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लेकिन कोई तो ऐसा एक वर्ड होगा जिसमें मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो होता है, यानी कि ये पूरा पृथ्वी का जो बायो है, पूरा पूरा पृथ्वी को कंसीडर करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा बायोस्फीयर। और यही पृथ्वी के अंदर 3 चीज आ जाता है, हवा, जमीन और पानी। तो हवा को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जमीन को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, और पानी को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों को अगर मैं मिला दूं, हाइड्रो, लिथो और एटमॉस्फेयर को, तो क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर बन जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात। ये जितने भी चीजें हमने बताई, आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इस चैप्टर के बारे में, और डीप में मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं, एयर, वाटर और लैंड, जो हमें पढ़ना है। तो नेचुरल रिसोर्स जैसे
जैसे मैंने बोला कि 3 मेन टाइप के होते हैं हमारा, हवा, पानी और जमीन। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि एयर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं एयर के बारे में, तो आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मैं बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं, थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें लिखने रहेगी ना, तो अभी ये भर गया हमारा, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं एंड आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। क्या है? एयर, ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम डाल दिया मैंने, एयर, हवा, ठीक है। अब मैं देखो एयर की बात करूं तो हमारा जो हवा है, अगर आप नॉर्मल सोचोगे कि हमारा हवा यानी कि एयर, क्या बोला था मैंने, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में जब आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी गैस। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो हमारे हवा में, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी है, नाइट्रोजन खुद है यहां पे, सल्फर डाइऑक्साइड है, एंड सो मेनी, यार मैं लिखूंगा तो स्पेस खत्म हो जाएगा, इतने सारे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। तो आप नॉर्मल तरीके से आप सोचो कि हमारा हवा जो हम सोचते हैं कि हमने सिर्फ हाँ बस कर दिया, तो यानी कि ऑक्सीजन अंदर चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ यही 2 गैस है क्या हवा में? नहीं, हवा में देयर आर सो मेनी अदर गैस ऑल्सो, जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पूरे पृथ्वी के ऊपर, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर 100% में से बात करूं तो नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन जो गैस है जिसको हम लोग N2 भी बोलते हैं, तो ये जो गैस है ना, ये लगभग 78% प्रेजेंट है। यानी कि आप सोचो यार कि 100% में से 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है, और हमें नाइट्रोजन की जरूरत है क्या? नहीं। हमें जरूरत है क्या इंसानों को और जानवरों को, एनिमल्स को, इन शॉर्ट में बोलूं तो नाइट्रोजन की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है यार। तो इतने ज्यादा क्यों है यार ये? क्योंकि हमारा जब एटमॉस्फेयर बना था तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट थे जिसमें से नाइट्रोजन गैस जो है निकला था, इसीलिए नाइट्रोजन गैस का कंटेंट बहुत ज्यादा है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ प्लांट्स के द्वारा। मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा प्लांट यूज करता है। सब प्लांट्स यूज नहीं करते, एनिमल्स तो बिल्कुल यूज नहीं करते, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में से। तो वो कैसे होता है वो आगे आगे टॉपिक आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल में याद रखो कि नाइट्रोजन गैस 78% पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट है। फिर इसके अलावा मैं बात करूं ऑक्सीजन, जो कि हमारा लाइफ है, ठीक है ना, हमारा लाइफ क्या है, लाइफ लाइन क्या है हमारी, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है, 21% क्या प्रेजेंट है दोस्तों, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर अदर गैस की बात करूं जिसमें बहुत सारे अलग अलग गैस आ जाते हैं, तो आर्गन करके गैस है, तो आर्गन जो है दोस्तों 0.9% है। तो आप सोच सकते हो कितना कम है, तो इतना ही 0.9% आर्गन है। नेक्स्ट गैस की बात करूं मैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सिर्फ और सिर्फ 0.03% यार, बहुत कम है, 0.03 है ये यार, 1% भी नहीं है, इतना कम गैस है। तो सोचो यार कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को जरूरत पड़ता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, खाना बनाएगा, अपना फूड प्रिपरेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। यानी कि यार इतने कम लेवल के कार्बन डाइऑक्साइड में पूरा का पूरा पृथ्वी के ऊपर प्लांट्स डिपेंडेंट है। तो सोचो यार ये 0.03 जो है कम होकर 0 हो गया तो क्या होगा, सब प्लांट्स मर जाएंगे यार। तो इतना ही काफी है। और सोचो यार इतने एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वो सिर्फ 21% ऑक्सीजन से काम चला रहे हैं, यानी कि ये सब चीज बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है। तो अगर अभी से ही हम लोग ये सब चीज को मेंटेन करेंगे, पॉल्यूशन एंड बाकी जो चीजें हैं उसको मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो आने वाले साल में 50-100 साल के बाद ना हमारे पृथ्वी के ऊपर हालत खराब हो जाएगा। तो ना तो प्लांट जिंदा रह पाएंगे, ना तो हम जैसे इंसान और जानवर जिंदा रह पाएंगे। तो ये चीज आपको भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द फ्यूचर, यू आर द नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग तो चलो अभी मिडिल एज पे आ गए, लगभग तो 24-25 साल की उम्र पे आ गए, लेकिन आप लोग अभी छोटे हो और आप लोग को अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना है। तो ये सब चीज के ऊपर फोकस एंड स्टडी कि कैसे हम लोग नए नए तरीके अडाप्ट करें, कैसे हम लोग पॉल्यूशन या फिर जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करेंगे। आएंगे पॉल्यूशन के टॉपिक पे भी आएंगे, तो हम लोग धीरे धीरे आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से गैसेस क्या है। लेकिन अदर गैसेस भी बचे हुए हैं, और भी अदर गैसेस भी हैं, ठीक है ना, इसमें और बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह आ जाते हैं। तो अदर गैस की बात करूं जो बच गया है, तो अदर गैस भी लगभग है 0.07%, ठीक है। तो लगभग 100% अगर काउंट करेंगे तो कुल मिला के आपका ये 100% हो रहा है, जिसमें से आपका 78% सिर्फ नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी जितने चीजें हैं आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही कम है, माफ कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आना पड़ेगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे ये सब जो गैस हमने डिस्कस किया इसके थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंस और यूज के बारे में भी समझ लेते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था नाइट्रोजन, तो आप बोलोगे कि सर ये नाइट्रोजन का यूज क्या है, ठीक है ना। सवाल उठता है ना कि यार ये इतना ज्यादा क्यों है,
ठीक है, वो नेचर से ही है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, लेकिन इतना ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ यूज होता है। तो जैसे कि अगर बात करूं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम जैसे भी लोग हैं ना, उसके अंदर प्रोटीन बिल्डिंग का काम करते हैं, यानी हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो नाइट्रोजन की वजह से ही बनता है। ठीक है, तो अगर नॉर्मली बात करूं कि जो प्लांट्स होते हैं कुछ कुछ, वो जब प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, आगे जाओगे हायर स्टैंडर्ड में तो पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट बता देता हूं आपको कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे कि दाल वाले प्लांट, जो दाल जिसमें से दाल निकलता है, पता है आपको, चना, ग्राउंडनट्स, वटाने हो गए, पीस जिसको बोलते हैं, तो ये सब जो प्लांट होते हैं इसके अंदर जो चीजें आती हैं, यानी कि दाल वगैरह जो भी आती है, इसके अंदर प्रोटीन कंज्यूम होता है, प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन कैसे बनता है नाइट्रोजन से। तो उसके प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो एक दूसरा प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, एंड उसका कन्वर्जन होता है NO2 में, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो कि आप 9th में जाओगे तो पढ़ोगे, क्योंकि एक चैप्टर मुझे याद आ रहा है कि जो मैंने 9th को पढ़ाया था, लेकिन फिलहाल में आप बहुत छोटे हो ना, ये सब चीज ज्यादा समझ नहीं पाओगे। तो फिलहाल में आपको बस इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्या बनाने में काम आता है, प्रोटीन को बनाने में काम आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और साथ ही में कुछ ऐसा भी जो होता है अमोनिया, ठीक है ना, और एयर टाइट पैकेजिंग होता है, यानी कि कुछ ऐसे फूड होते हैं ना जिसको एकदम एयर, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, वेफर्स, आपको पता है वेफर्स, हम लोग बोलते हैं 5 रुपए का वेफर्स खरीदो, उसके अंदर आधा से ज्यादा हवा रहता है, बाकी 2-4 चिप्स रहता है खाली, ठीक है ना। तो वो जो हवा रहता है ना, वो कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों डालते हैं नाइट्रोजन गैस, ताकि वो जो चीज अंदर है वो ताजा रहे, वो खराब ना हो, इसीलिए नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गया। अब नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन। ये तो सबको पता है यार कि ऑक्सीजन जो है इसका यूज क्या है, ये तो सबको पता है, ये मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम जैसे ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स करते हैं, ताकि ऑक्सीजन अंदर लेंगे और हमें एनर्जी मिलती है और हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन करने काम आता है, सिंपल बात करूं, ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, इसके लिए काम आता है। नेक्स्ट अगर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट्स ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फूड प्रिपरेशन यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उनका वो कर सकें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करूं आर्गन, जो हमने पढ़ा अभी आर्गन जो है बल्ब बनाने में काम आता है, यानी बल्ब जो होता है ना, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके अंदर जो गैस भरा होता है वो आर्गन का गैस होता है, इसीलिए वो चमकता है। ठीक है, फिर अगर बात करूं हीलियम, एक और हीलियम करके गैस होता है जो अदर गैस में आ जाता है, ये अदर गैस जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे अदर गैस, तो इसमें से बहुत सारी चीज आ जाती है। ठीक है, अभी देखो, हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये अदर गैस की बात कर रहा हूं मैं। तो अदर गैस जो है इसमें हीलियम आ जाता है, तो हीलियम जो है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और एयरशिप जो होता है ना उसमें काम आता है। ठीक है ना, एयरशिप में आता है, लिफ्ट, एयरशिप में लिफ्ट जनरेट करने के लिए काम आता है। फिर नियॉन होता है, ये तो आपने सुना होगा, तो नियॉन गैस जो है वो डेकोरेटिव लाइट्स और स्ट्रीट लाइटिंग होती है, डेकोरेटिव लाइटिंग होती है ना, इसमें काम आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आपको। फिर नेक्स्ट अगर बात करें क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन एक गैस है जो फ्लूरेसेंट ट्यूब यानी कि चमकता हुआ ट्यूब्स जो होते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसमें काम आ जाता है। और एक जेनॉन होता है जो फोटोग्राफी में काम आता है, जो फोटो मारते हैं हम लोग तो लाइट्स निकलती है, तो जेनॉन गैस होता है। तो ये कुछ गैसेस है, आपको बुक में मिल जाएगा, तो उसको आप रीड कर लो, याद कर लो, ये एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट जो था मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो याद करने वाली चीज है वो डेफिनेटली आप बुक फॉलो करके उसको पढ़ लेना। क्लियर है, मैंने बता दिया अपनी तरफ से। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, अब एयर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो एयर के साथ एक और बहुत कॉमन चीज आ जाता है दोस्तों, जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन। क्या आ जाता है, एयर पॉल्यूशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो टाइम चल रहा है इसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज आ गए हैं। हमारा जो अभी टाइम चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन का टाइम चल रहा है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज आ गए। उसके अलावा और क्या आ गए दोस्तों, फैक्ट्रीज के अलावा क्या है, बहुत सारे व्हीकल्स आ गए। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल जिसको बोलते हैं, व्हीकल्स आ गए। बहुत सारे ऐसी चीजें जिसमें से जैसे कि अगर मैं बात करूं, गार्बेज को जलाया जाता है, गार्बेज वेस्ट, ठीक है ना, गार्बेज वेस्ट हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो बहुत कम लगेगा ये सब चीज बोलना। तो इतनी सारी चीजें हैं जो क्या करते हैं, जिसकी वजह से हवा जो है दूषित होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, एयर है, पॉल्यूट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फैक्ट्रीज है, दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, केमिकल फैक्ट्रीज है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फैक्ट्रीज है। तो ये जो फैक्ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो, ये जो फैक्ट्रीज होती हैं ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। अब वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो कुछ चीज जल रहा है, बॉयलर चल रहा है, कुछ अलग अलग चीजें चल रही है, तो उसमें से आपने देखा होगा चिमनी में से बहुत ही ज्यादा गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल धुआं वगैरह निकलता है। तो वो किधर जाएगा, ये जो धुआं वगैरह है ये ऑब्वियसली किधर जाएगा, तो ये जो धुआं होता है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। और जैसे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा तो यानी कि जो नॉर्मल गैस था, ऑक्सीजन या फिर जो भी गैस था, उसमें जब घुल मिल जाएगा और वही गैस हमारे आसपास के वातावरण में घूमेगा, तो इन शॉर्ट वो दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। कौन से दोनों को, इंसानों को भी और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। कैसे,
समझो बात को, देखो ध्यान से समझो कि यार अगर वो गैसेस है उसमें ऑक्सीजन है, तो हम लोग जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे हार्मफुल गैसेस भी उसके साथ ही ऑक्सीजन के साथ ही हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाए, तो इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बीमारियां हो जाएगी, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकियल ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ऐसे कुछ बीमारी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दूसरा है कि हार्मफुल गैसेस जब हमारे आंखों वगैरह में पड़ते हैं तो हमारे आंखें लाल हो जाती है, खासकर जो ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं, जैसे कि मैं रहता हूं इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट MIDC उसके आसपास ही मैं रहता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, इसके लिए हमें ज्यादातर टाइम जो है वो थोड़ा सा घर में बिताना होता है, ज्यादा हम लोग बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, यानी MIDC एरिया के अगर काम नहीं है तो हम लोग नहीं जाएंगे वहां पे, इस प्रकार का करना पड़ता है, यानी कि पोल्यूशन से दूर रहना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है उनको तो चलाना ही है अपना फैक्ट्रीज, तो बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन केसेस सुनने मिलते हैं। उसके अलावा व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल जो गाड़ी चलती है तो पीछे से साइलेंसर में से धुआं निकलता है, वो गार्बेज वेस्ट होता है, यानी कि जब कचरा वगैरह होता है उसको जब जलाया जाता है, क्योंकि डिकम्पोज करने का नॉर्मली बहुत सारे तरीका है, इंसिनरेशन टेक्निक है, दफन करने का टेक्निक है, लेकिन वो इतना लोग करते नहीं, सीधा जला देते हैं वेस्ट को, बहुत ज्यादा तादाद में लेके वेस्ट जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, रबर टायर जलाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो जलाते हैं, तो उसका क्या निकलेगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो मेनी अदर गैसेस, हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा दोस्तों, एयर पॉल्यूशन होगा। तो ये सब चीज रिस्पॉन्सिबल है एयर पॉल्यूशन करने के लिए, और सबसे बड़ा नुकसान एयर पॉल्यूशन का ये है कि हमारा वातावरण खराब हो रहा है, और साथ ही में एयर पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है। जो टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं ना यार बहुत गर्मी हो रही है, क्यों हो रही है यार, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, करेक्ट है। तो ये जो एयर पॉल्यूशन है, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन हमें बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स जो है देखने मिलेंगे। तो ये सभी चीज जो है वो आपको देखना पड़ेगा। और एक और चीज है, एयर पॉल्यूशन जो नुकसान पहुंचाता है वो ग्लोबल वार्मिंग तो पहुंचाता है, लेकिन इसका एक और बहुत मुख्य कारण है जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, वो करता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये क्या होता है अब मैं बताऊंगा आपको। ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। डिप्लीशन का कारण क्या है, ये हार्मफुल गैसेस है एयर पॉल्यूशन में जो आते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, यानी कि खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ओजोन का जो CFC गैस होता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होता है, ये सब चीजें जो होती हैं जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है। तो आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो पृथ्वी होता है, समझ लो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर क्या होता है ना, एक लेयर होता है गैस का। कौन से गैस का, O3 गैस का। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, O3 का मतलब होता है ओजोन, याद रखना, ठीक है। तो ना हमारे पृथ्वी के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर, पृथ्वी के ऊपर ना एक लेयर है गैस का, चारों बगल से उसको बॉल जैसा प्रोटेक्ट करके रखा है। कौन सा गैस है, ओजोन गैस है, O3 गैस है। ये करता क्या है, जब सन में से जब लाइट निकलती है तो उसमें से और भी बहुत सारे लाइट्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो सन में से क्या निकलता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलते हैं, जो कि अगर किसी भी इंसान, जानवर, प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली उसकी किरणें जब पड़ेगी ना तो उसे कैंसर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे स्किन डिसीज हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है, बहुत सारे रेडिएशन जब उसके कॉन्टैक्ट में आएगा। तो अब जो है नेचर को जब बनाना था हमें, तो हमें बचाना भी होगा। तो इस प्रकार से नेचर बना हुआ है कि पृथ्वी के पूरा चारों बगल O3 यानी ओजोन का गैस है, एक नेचुरल तरीके से फॉर्म हुआ है। वो क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ लाइट और हीट को ही पास करता है अपने अंदर से, और जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसको अपने पास ही जमा कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो सिर्फ और सिर्फ O3 गैस की वजह से ही हमारे पृथ्वी पे लाइट पड़ता है और हीट पड़ता है, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल जो रेडिएशन होता है उसको नहीं पहुंचने देता है। लेकिन ये जो एयर पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ता है तो ये ओजोन लेयर जो है ना, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि उसके वजह से ये ओजोन खत्म होते जा रहा है। तो जब ओजोन गैस खत्म होते जाएगा तो यार कोई भी प्रोटेक्शन बचेगा क्या पृथ्वी के ऊपर, नहीं बचेगा। तो जब सन का लाइट अर्थ के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा, ठीक है ना, सन का लाइट जब अर्थ के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट इंसानों के कांटेक्ट में आएंगे और इंसान जो है वो क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, रिवर डेथ भी हो सकती है। तो ये सभी परेशानी जो है वो देखी गई है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरा किसके बारे में दोस्तों, एयर के बारे में। एयर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको कि ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जैसे मैंने बोला कि आज मेरे को पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो एयर हमने कंप्लीट कर दिया, यानी एक जो चीज है वो कंप्लीट हो गया। अब किसके ऊपर जाएंगे दोस्तों, अब जाएंगे हम लोग वाटर के ऊपर, यानी पानी का क्या सीन है देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना आप लोग, कोई परेशानी नहीं है, आराम आराम से देखो, कोई दिक्कत और कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। ओके, हेडिंग डाल दें अभी सेकेंड वन। चलो, सेकेंड हेडिंग है हमारे लिए वाटर, पानी।
क्या होता है पानी सभी को पता है यार, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में अंदर ही अंदर जानकारी जो है वो आपको देना है, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, तो पानी की अगर मैं बात करूं सभी को पता है दोस्तों, जैसे मैंने एक स्टोरी भी बताया किस प्रकार से वाटर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन पानी जो है ये ऐसा नहीं है कि हमारे पूरा पृथ्वी के ऊपर, जैसे मैंने बोला कि 71% जो है पृथ्वी के ऊपर क्या है, वाटर है। अब 71% वाटर है, यानी कि आप बोलोगे कि सर हमारा तो पानी ही पानी है तो हमको तो टेंशन ही नहीं है। करेक्ट, ऐसा आप सोच रहे होंगे ना अभी कि यार हमारे पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है और 29% जो है वो दोस्तों लैंड है, ठीक है। यानी कि जमीन जो, चलो 29 ही बोलते हैं ना, 29% है, लेकिन यार जो पानी की किल्लत होती है बार बार कि पानी नहीं है पानी नहीं है, लोग चिल्लाते हैं पानी नहीं आ रहा है हमारे इधर, वो नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, ये जोक की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है दोस्तों। देखो ये सब चीज हम पढ़ते हैं एज ए मजाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने देखा है ऐसी ऐसी हाल है कि यार 10-10 दिन तक पानी नहीं आता है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मुझसे आते हैं मिलने के लिए, वो बोलते भी है कि सर हमारे इधर पानी नहीं आ रहा है, कुछ 7 डेज हो गए, 8 डेज हो गए, 10 डेज हो गए, तो ऐसा वाकई में दिक्कत है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार हमारे पृथ्वी के ऊपर तो पानी ही पानी है, 71% पानी है, इतना पानी है कि यार बहुत हो गया पानी। तो यार पानी की दिक्कत होती की है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे पृथ्वी के ऊपर भले ही 71% वाटर है, लेकिन ये जो वाटर है ये कौन सा वाटर है, ये ओशन वाटर है, खारा पानी है, समुद्र का पानी है, मराइन वाटर है, दैट वी कांट एबल टू ड्रिंक इट, हम पी नहीं सकते, हम उसको घर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये समुद्र में ही ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग पानी के अंदर घुसने के लिए। अब पानी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूं 100% में से जो समंदर है, सी जो है, ओशन महासागर जिसको बोलते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सब जो है, और जितने भी समुंदर है, इसका अगर मैं टोटल बताऊं आपको परसेंटेज के हिसाब से, तो 97%, यानी कि जितने भी टोटल पानी प्रेजेंट है, जितना भी टोटल पानी प्रेजेंट है, उसमें से 97% पानी जो है वो समंदर के अंदर ही है, और किसके अंदर है, महासागर के अंदर है, ठीक है। अब बचे कितने, 3%, 100% में से 3% ही बचा। अब इसमें भी ट्विस्ट है, अब देखो, अब एक और चीज है कि आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर आर्कटिक ओशन भी जाने दो, आर्कटिक का इलाका और अंटार्कटिक का इलाका है पूरा। आपने ज्योग्राफी अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमारे पृथ्वी के टॉप पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, दो ऐसी जगह है, अंटार्कटिका रीजन और आर्कटिक रीजन, जहां पे पूरा का पूरा बर्फ ही बर्फ है। ग्रीनलैंड वगैरह कंट्री बर्फ ही बर्फ है। यानी कि अगर हम लोग जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है ना, बर्फ के पहाड़ जिसको बोलते हैं, ग्लेशियर्स और आइस, इसको पकड़ लें तो इसका भी परसेंटेज लगभग है दोस्तों 2.7%। अब देखो, अब देखो जोक हो रहा है यहां पे, अब देखो जोक हो रहा है, कैसे जोक हो रहा है, देखो 97% पानी खारा पानी है, चलो ठीक है मान लिया, अरे बचा हुआ 2.7% तो छोड़ दो यार, वो भी क्या है, ग्लेशियर है और आइस है, उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, नहीं पी सकते, मतलब वो भी चला गया। तो 97 प्लस 2.7 हो गया 99.7, 99.7% जो है इसको हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। बचेगा कितना, ओनली 0.3%। तो अगर मैं बात करूं कि जो पानी हमारे लिए बचता है, वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जो पानी हमारे पीने के लिए खाली बच रहा है, वो सिर्फ कितना रहेगा, 100 में से 99.7 माइनस कर दो, मतलब कितना रहेगा दोस्तों, ओनली 0.3%। इतना कम पानी हमारे पृथ्वी के ऊपर है जिसको हम पी सकते हैं, और हमारा पॉपुलेशन लगभग यार बहुत ज्यादा है, बिलियंस में है, मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर काउंट करूं तो इतने सारे लोग सिर्फ इतने से पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसमें सिर्फ पीना नहीं है, आपको ड्रिंकिंग का मतलब सिर्फ पीना नहीं होता, इससे हमें खाना भी बनाना होता है। आपको पता ही है ना कि पानी जो हम लोग सप्लाई से लाते हैं या फिर कहीं भी आता है, उसको हम लोग पीते नहीं है, सिर्फ पीते तो है ही, लेकिन हमें उससे काम भी करना होता है, हमारे कुछ घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज, किचन के काम, बाकी जो घर के काम, ये सब काम भी इसी से हम लोग करते हैं। तो सोचो यार, सिर्फ 0.3% पानी से हम लोग काम चला रहे हैं। तो ये है सच्चाई, किस चीज की, पानी की सच्चाई, ठीक है ना, हमारे पृथ्वी पे क्या हाल है, ठीक है। बाकी जो पानी है बहुत है, खुश हो जाओ देख के, लेकिन किसी काम के नहीं है हमारे लिए, ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि पानी का बहुत ज्यादा यूज है अलग अलग तरीके से, चाहे हम लोग उसके नहाए, उससे ब्रश करें, उससे कुल्ला करें, उससे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, खाना बनाए, चावल बनाए, जो भी बनाना है, हर चीज के लिए पानी लगता है, एज यू ऑल नो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वाटर के बारे में, समझ लिया, अब इसके पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी का, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। अब जैसे कि आपको पता है कि यार पानी की दिक्कत हो रही है, हमें सिर्फ 0.3% पानी हमारे लिए बचा है, तो क्या हम पानी को वेस्ट होने देंगे, क्या हम पानी को खराब होने देंगे? नहीं ना यार, बचाना तो पड़ेगा ना। लेकिन तभी भी हमारे देश में ऐसा हाल है, मैं देश की बात नहीं करूंगा, बाकी कंट्री में भी है, लेकिन हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इसीलिए मैं आपको अपने देश के बारे में बताता हूं कि वाटर पॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा खतरा हो गया है।
खासकर इंडियंस के लिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग क्या करते हैं बताऊं, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं और बहुत सारे लोग करते होंगे, क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो होता है लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। लेकिन चलो मैं सच्चाई बात बताता हूं आपके सामने। क्या होता है कि वाटर पॉल्यूशन का सबसे मेन कारण क्या होता है? हमारी आदतें। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करो, आपके बुक में आपको डायग्राम भी मिल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर से जो भी कूड़ा कचरा जो भी निकलता है, वो अगर जो आसपास रहते हैं, ऐसे नदी के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, तो उसके आसपास फेंक के आ जाएंगे। वो सब कहां जाएगा? पानी में मिक्स हो जाएंगे। फैक्ट्रीज जो होते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज जो होते हैं, वो अपना हार्मफुल गैस जो चीजें होती है वो कहां रिलीज करते हैं? पानी में रिलीज कर देते हैं, नदी में, समुद्र में रिलीज कर देते हैं। ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे ऐसे समझदार लोग होते हैं, वो नदी के किनारे जाके कपड़े धोते हैं। ठीक है ना, मैंने देखा ये चीज, ये बहुत गलत लगता है। देखो, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जो आसपास शायद गाँव में या फिर आसपास के कुछ ऐसे इलाके में रहते होंगे जहां पे नदी पे लोग कपड़े धोने जाते हैं। लेकिन ये गलत चीज है। आप अपने घर में भी धो सकते हो, वो सीधा सीवर में चले जाएगा, यानी गटर में चले जाएगा, एंड वो कहीं और डिस्पोज हो जाएगा जाके। लेकिन आप अगर नदी में ही कपड़े धोओगे तो कितना कंटामिनेशन, कितना वो डिटर्जेंट, वो सब साबुन वगैरह मिक्स हो जाएगा, और वही फिर घूम फिर के फिल्टर होता है, वही फिर घूम फिर के आपके पास सप्लाई पीने के लिए आएगा। तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? पानी को दूषित कर रहे हो। आज भी बहुत सारे मैंने चीज देखी है कि लोग जो होते हैं, बहुत सारे वो चढ़ाया हुआ जो फूल ये सब जो होते हैं ना, भगवान को चढ़ाते हैं अलग अलग चीजों में, उसको भी उठा के किस में डालते हैं? नदी में डालते हैं। लेकिन पता है मुझे, ट्रेडिशन है, मैं हिंदू यार, मुझे भी पता है ट्रेडिशन है। लेकिन यार ये ट्रेडिशन अपनी जगह है, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा ना कि ये ट्रेडिशन की वजह से एक ना एक दिन हमारा जो पृथ्वी है वो संकट में आ जाएगा। एक ना एक दिन हमारा जो पानी सिर्फ 0.3% जो हम लोग अपने पीने के लिए है, इसी में सब नदी वदी आ गई दोस्तों। ये 0.3% में सब नदी है जहां से अपने को पानी सप्लाई आता है पीने के लिए। करेक्ट है, 0.3% में। तो यार बचे हुए 0.3% को भी क्यों खराब करना? ऐसा हाल हो जाएगा कि ना ऑक्सीजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, पृथ्वी पर रह के ही हमारा ऐसा हाल हो जाएगा कि यार ऐसे खड़े खड़े मरेंगे लोग। समझ में आ रहा है? फिर कोई अलग अलग वायरस जो निकला है ना अभी, कोविड वगैरह, वो कोई उखाड़ नहीं पाएगा हम लोग। मेन दिक्कत तो हमारे लिए ऑक्सीजन और पानी है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये बहुत कड़वी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मतलब मैं एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं कि अब अगर हम जैसे जनरेशन के लोग ही समझेंगे, आप जैसे जनरेशन के लोग समझेंगे, तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, और ये सब चीज को हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था पानी का और वाटर पॉल्यूशन के बारे में, जो अलग अलग चीजों की वजह से होती है, तो ये हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आखिरी टॉपिक, यानी कि लैंड के ऊपर। अब हमने एयर पढ़ लिया, करेक्ट है, वाटर पढ़ लिया, ओके। अब आते हैं हम लोग तीसरा, यानी कि लैंड क्या होता है, जमीन क्या होता है, उसके पॉल्यूशन वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक। आखिरी टॉपिक मतलब आखिरी हमारा ये है, चलो ओके। ओके, अब लैंड के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो लैंड देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताया कि हमारे पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है, तो बचा हुआ कितना? ओनली 29%। अर्थ का 29% हिस्सा, हमारे अर्थ का, पृथ्वी का 29% हिस्सा जो है वो क्या है? लैंड है, यानी कि जमीन है। और उसी पे ही जितने भी संसार है, जितने भी लोग, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब बसे हुए हैं। ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो अभी जो लैंड्स है ना, इसका फॉर्मेशन के पीछे भी स्टोरी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर ज्वालामुखी फटते थे, लावा वगैरह फटते थे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो धीरे धीरे जब कूल डाउन हो गए, तो ये जो लावा है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, यानी चट्टानों में कन्वर्ट हो गए। धीरे धीरे रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अब रॉक्स में क्या होने लगा? धीरे धीरे वेदरिंग होने लगा। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे टूटना, बिखरना, और ये जाके किस में कन्वर्ट हो जाना? सॉइल में कन्वर्ट हो जाना, यानी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन इसके लिए बहुत सारे साल लगे होंगे, हजारों साल, लाखों साल लग गए होंगे। तो धीरे धीरे जब पृथ्वी बनी, और आज से अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो हमारी पृथ्वी को बने हुए लगभग करोड़ों साल हो गए। करोड़ों मतलब नॉर्मल करोड़ भी नहीं, 15-20 करोड़ के ऊपर ही हो गए होंगे मेरे हिसाब से। मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं कितने साल पुराना है। ठीक है ना, लेकिन इतना तो मिनिमम समझ लो। तो इतना पुराना है, तब जाके ये सब चीजें आज हमारे पास जो है वो हम लोग समझ पा रहे हैं उसको। क्लियर है? तो लैंड की बात करें तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लैंड, अलग अलग तरीके से लैंड होते हैं। और हर जगह आप जाओ, स्टेट के हिसाब से बात करो, नॉर्मली अगर आप एक कोई स्टेट में रहते हो, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो हो सकता है महाराष्ट्र की जो सॉइल है या फिर लैंड है वो अलग हो जाए। हो सकता है आप कहीं पे चले जाओ, केरल चले जाओ, तो केरल में
जो जमीन होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं, ये शायद आपने बहुत पहले ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ब्लैक एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है ना, अदर अदर सॉइल, मडी सॉइल, फिर क्ले सॉइल, ठीक है ना, सिल्ट सॉइल, ऐसे ऐसे अलग टाइप के सॉइल्स जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। और एक और चीज़ बता दूं कि यही जमीन के ऊपर, यही लैंड के ऊपर हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, यही जमीन के ऊपर हम जैसे एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स है वो अपना सर्वाइवल करते हैं। यानी कि जमीन जितना इंपॉर्टेंट हवा है, जितना इंपॉर्टेंट पानी है, कहीं ना कहीं उतना इंपॉर्टेंट जमीन भी हमारे लिए है। तो अगर जमीन नहीं रहेगा तो सिर्फ पानी बचेगा, और पानी के ऊपर सिर्फ मछलियां रह सकती है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो पानी में रह सकते हैं वही रह पाएंगे। हम जैसे जानवर और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो है वो नहीं रह पाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जितना जरूरी हवा है, पानी है, उतना ही जरूरी लैंड भी है, और यही तीनों के बैलेंस की वजह से ही हमारा पृथ्वी जो है वो टिका हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसी से अगर बात करें, और एक और चीज़ है कि यार ये जो जमीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो जितने भी चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी टाइप के मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, लोहा हो गया, ठीक है ना, अभी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कितने सारे एलिमेंट्स आपको पता है, देयर आर 100 एंड मोर देन 118 एलिमेंट्स, जो आपको पता होगा, ठीक है, इतने सारे हैं। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं उसमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं वो हमें जमीन से मिलती है, जैसे कि लोखंड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें जमीन से ही मिलती है, हम खोद के निकालते हैं और आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जमीन के अंदर से जो निकलता है वो है दोस्तों क्रूड ऑयल, ठीक है ना, आपको पता है ये क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं इसको, क्रूड ऑयल, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल हमारे जमीन के अंदर दफन था, क्योंकि पुराने जमाने में जब दुनिया खत्म हुई तो हर चीज़ जमीन के अंदर दफन हो गया, जिसमें आपके पेड़ पौधे, डायनासोर्स, बड़े बड़े जानवर और क्या क्या थे वो सब जमीन के अंदर दफन हो गया। और उनके फैट्स के वजह से, उनके अपग्रेडेशन और कार्बनाइजेशन की वजह से धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन हो गया, और आज हम उसको जमीन को खोदते हैं और हमें क्रूड ऑयल निकलता है। और यही क्रूड ऑयल से हम बनाते हैं ना दोस्तों पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना, फिर केरोसिन, फिर वैक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा तो रात हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे चीजें हम लोग सिर्फ एक ऑयल से निकालते हैं। तो ये हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए जमीन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये इंपॉर्टेंस तो चलो मैंने बता दिया कि जमीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार एक चीज इससे समझ में आया कि जितना इंपॉर्टेंट पानी है उतना आपका जमीन भी है। तो हमें जमीन की भी रक्षा करनी पड़ेगी, और जमीन के ऊपर भी जो पॉल्यूशन है वो भी होता है, और उसको भी हमें रोकना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ ना कुछ सर्वाइव कर पाएंगे। तो यार जब जो लैंड पॉल्यूशन की बात करूं, यानी कि अगर लैंड है तो इसमें भी बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। तो किस प्रकार पॉल्यूशन होते हैं, 2-3 फैक्टर मैं आपको बताऊंगा जिसके वजह से लैंड का पॉल्यूशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसमें दबा के फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ऐसा वैसा फर्टिलाइजर नहीं डालते, केमिकल वाले फर्टिलाइजर डालते हैं। तो केमिकल वाले जब फर्टिलाइजर आप जमीन के ऊपर डालोगे, यानी एग्रीकल्चर खेती के ऊपर डालोगे, तो कहीं ना कहीं वो जमीन के अंदर जब जाएगा वो जमीन को नुकसान पहुंचाएगा। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे ऐसी खाली जमीन को देख के उसके ऊपर अपना केमिकल्स को वेस्ट करते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। तो ये सब चीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको आपके लैंड को बचाना है तो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और एक और चीज बात करूं नॉर्मली कि हमारा ना सॉइल जो होता है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो पत्थर थे पहले के जाने, फिर वेदरिंग हुआ, फिर सॉइल बना। तो सॉइल के पीछे बनने का भी एक स्टोरी है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं, समझ लो कि आपका ये क्या है, एक पेड़ है, ठीक है ना, समझ लो ये आपका पेड़ है, ठीक है ना, ये आपका पेड़ है और ये आपका जमीन है, ठीक है। अब ये जमीन जो है इसके अंदर भी बहुत सारे लेयर्स है। तो अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो सबसे टॉप पे जो लेयर्स होता है, सबसे टॉप पे जो रहेगा, इसमें एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस। अब ह्यूमस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा लेयर होता है जिसमें आपके पत्ते होते हैं ना, यानी लीव्स जिसको बोलते हैं, यानी कि सूखी हुई पत्तियां गिर जाती है, किसी घास वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज मिला के जो ऊपर का जो लेयर होता है, किसी भी आप जंगल में जाओ तो ऊपर के लेयर को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा और अंदर जाओगे, यानी कि जमीन के अंदर थोड़ा सा और अंदर जाओगे, तो वो जो लेयर आता है वो आता है प्रॉपर मिट्टी, यानी कि सॉइल का लेयर आता है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो फिर वो जो मिट्टी रहेगी वो थोड़ी सी अलग होगी। अब इसके जो रूट होंगे वो भी फैले होंगे, ये तो रूट होंगे इसके, ठीक है, समझ जाओ यार, इमेजिन कर लो कि इसके रूट्स भी फैले होंगे। तो अब यहां से लेके, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो लेयर रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इसमें ये जो टाइप का सॉइल होता है इसको बोलते हैं इमेच्योर सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? इमेच्योर सॉइल। देखो कैसे डिफरेंस आ रहा है, कैसे डिफरेंस आ रहा है। जैसे जैसे आप खोदते जाओगे, आपने शायद अगर देखा होगा कहीं पे बोरवेल होते हुए, ड्रिल होते हुए, तो आपको समझेगा कि यार ऊपर की जो जमीन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, उसमें ह्यूमस निकलता है, सूखे पत्तियां, ठीक है ना, बहुत सारे कीचड़, बहुत सारे अलग चीज होते हैं। फिर जैसे आप थोड़ा जाओगे तो आपको प्रॉपर मिट्टी मिलती है। फिर उसके नीचे जाओगे तो थोड़ी भुरभुरी मिट्टी मिलती है, इमेच्योर सॉइल जिसको बोलते हैं। फिर आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपको सॉइल और स्मॉल रॉक्स, यानी कि थोड़ा सा और नीचे जब जाओगे, ये जो हिस्सा रहेगा इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों? सॉइल तो मिलेगा, लेकिन साथ में छोटे छोटे स्मॉल
रॉक्स रहेंगे, छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े, गिट्टी होती है ना, गिट्टी, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, वैसे आपको कंबाइन मिलेंगे, देखा होगा आपने। फिर और आप नीचे चले जाओ, यानी कि और जमीन को खुदाई करते जाओ और अंदर चले जाओ जमीन के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, बेड रॉक मिलेगा, यानी कि बड़े बड़े ऐसे पत्थर मिलेंगे, बड़े बड़े, जिसको हम लोग बोलते हैं बेड रॉक। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड रॉक। यानी कि जैसे खटिया होता है ना, बेड का मतलब क्या होता है, खाट, खटिया, तो खटिया का जैसे रॉक जो है पसरे हुए रहते हैं, पूरा नीचे नीचे आपको रॉक ही मिलेगा। और उसके नीचे आप चले जाओगे ना, तो आपका बहुत ज्यादा डीप में, मतलब लगभग 40 to 45 किलोमीटर जब डीप में अंदर चले जाओगे, फिर आपका एक दूसरा लेयर आता है जिसको बोलते हैं मेंटल, फिर उसके नीचे कोर, ये पूरा अर्थ के बीचों बीच आ जाएगा जहां पे लावा निकलेगा। तो वो सब चीज जाने दो, लेकिन वो ज्योग्राफिकल पार्ट है। लेकिन इतना समझो कि आपका जो सॉइल का फॉर्मेशन है या फिर सॉइल का जो लेयरिंग सिस्टम है वो कैसा रहता है, कि ऊपर पे ह्यूमस, फिर सॉइल, इमेच्योर सॉइल, फिर सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स, फिर बेड रॉक्स, इस हिसाब से जो है धीरे धीरे ये सब चीज होते रहते हैं। और हर एक के हिसाब से जितना आप डीप में जाते जाओगे, उसका टेक्सचर, उसका लेयर, उसका कलर, हर चीज जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये चीज बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और चीज है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब मिट्टी नहीं थी, जब हमारा अर्थ जब बना था, तो लावा वगैरह पिघल के क्या बन गया, रॉक्स बन गए, बड़े बड़े क्या बन गए, चट्टान बन गए, रॉक्स बन गए। अब रॉक्स में भी अलग अलग केसेस थे, सेडिमेंट्री रॉक्स था, इग्निशियस रॉक था, ग्रेनाइट रॉक्स था, ऐसे अलग अलग टाइप के पत्थर, बड़े बड़े चट्टान बन गए। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि यही पत्थर के ऊपर बहुत सारी चीजें होती थी, बारिश गिरता था, रेन्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर से घुस वगैरह के जाते थे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हवाएं चलती थी, विंड चलती थी, ठीक है ना, सन का हीट होता था, सन का जो हीट होता था वो सब इसी के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि समझ लो एक पहाड़ है, चट्टान से बड़ा, चट्टान के मतलब बना हुआ, चट्टान से बना हुआ एक पहाड़ है। अब वो हर चीज झेलेगा ना, उसके ऊपर बारिश गिरेगी तो उसी के ऊपर गिरेगी, गर्मी आएगी तो उसी के ऊपर आएगी, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी इंसेक्ट, कुछ भी तरीके के जीव जंतु उसी के ऊपर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट्स, प्लांट्स भी इसी के ऊपर उगेंगे, और प्लांट्स इसी के ऊपर उगेंगे तो इसके जो जड़ होते हैं ना, ये पत्थरों को भी चीर चीर के अंदर घुसते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो पहाड़ के अंदर से भी ग्रो करते हैं, और उसके जो जड़ होते हैं वो पत्थरों को भी चीर चीर के अंदर तक घुसते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स जो भी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो होता क्या है, जब इतनी सारी चीजें जब किसी रॉक्स के ऊपर होगी, तो रॉक्स जो होंगे, ये जो रॉक्स होंगे, बड़े बड़े जो चट्टान होंगे, ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे इसके अंदर से क्रैक आना शुरू होंगे, यानी कि दरार आना शुरू होगी। करेक्ट है? सोचो, ध्यान से सुनो कि ये जो चट्टाने होंगी, जो रॉक्स होगी, इसके अंदर दरारें आना शुरू होगी, और वो दरार के अंदर फिर बारिश हो रहा है तो पानी उसके अंदर घिस रहा है, पानी अंदर रिस रहा है, उसके अंदर घुस रहा है पानी। तो धीरे धीरे जो इतना मजबूत चट्टान था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, एंड धीरे धीरे जब कमजोर पड़ेगा तो वो टूटना शुरू करेगा, यानी कि टूट टूट के वो क्या करेगा, बिखरना शुरू करेगा, एंड वो पहाड़ों से नीचे गिरना शुरू करेगा। एंड जैसे ही वो नीचे नीचे आएगा तो टूटते 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 वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो जमीन के लेवल पे आ जाएगा। जमीन के लेवल पे आने के बाद इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ कीचड़, ह्यूमस जिसको बोलते हैं ना, जिसमें पत्तियां, लीव्स वगैरह सबका मिक्सचर आ जाता है, एंड ये धीरे धीरे उधर पे ही सेटल हो जाएगा और वो पड़ा रहेगा सालों साल तक। तो लगभग मोर देन 1000 ईयर्स लग जाते हैं, 1000 साल लग जाते हैं इस पहाड़ जैसे रॉक्स को कन्वर्ट होने में, किसमें, सॉइल में। ठीक है, और यही है आपका प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। इसी प्रकार मिट्टी जो है, जो मिट्टी होती है ना जिसमें आप पेड़ उगाते हो, वो मिट्टी कहीं ना कहीं एक टाइम पे, हजारों साल, लाखों साल पहले वो एक पत्थर का टुकड़ा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो टूट के, बिखर के और सेटल होने के साथ साथ धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिट्टी में, यानी सॉइल में कन्वर्ट हो गया। और यही है पूरा ओवरऑल स्टोरी जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यार ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही था हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है, बस यही था हमारा पूरा चैप्टर, और जिसमें हमने ओवरऑल हर चीजें, एक एक चीज अगर मैं बात करूं, हर चीज हमने एक्सप्लेन किया है, चाहे वो हवा के बारे में हो, पानी के बारे में हो, लैंड के बारे में हो, नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा मतलब आज इस चैप्टर से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बस यही था आपका पूरा चैप्टर, और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर आज समाप्त होता है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, एक एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन किया है स्टोरी फॉर्म में, उसकी जो सच्चाई है वो सब चीज़ें आपको बताइए, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये सभी चीज़ बताइए। तो यार पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा मेहनत है ये आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इतना ही था। जल्द लेकर आऊँगा और भी ऐसे वीडियोस, आगे के चैप्टर्स भी कंटिन्यू करूँगा। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। और ये वीडियो और ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और
सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।